कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर की सर्वाधिक गैस है। स्टेटमेंट ठीक है? गलत हो जाएगा ना। लेकिन वहां पर क्या लगेगा, ये पढ़ा तुमने, सिर्फ नाइट्रोजन पढ़ा और ऑक्सीजन पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद तुमने स्टेटमेंट को मान लिया सच और आगे बिना पढ़े हुए टिक कर दिया। अब सोचो अगर ये इसको बेस नहीं मिला, इस वाष्प को अगर बेस ना मिले तो क्या ये बूंद के रूप में परिवर्तित हो पाएगा? नहीं। बादल बन पाएंगे? नहीं। इस वजह से ये डस्ट पार्टिकल वायुमंडल में है, जिसकी वजह से यहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। और दूसरा, समझ गया इसका प्रभाव? अगर ना होता तो देखो यहां पर क्या लिखा, 0 डिग्री, यानी विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा सर्वाधिक, जबकि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा न्यूनतम। क्यों? इसको ऐसे समझो, पृथ्वी है ये, पृथ्वी को ऐसे कर लो, ऐसे। वैसे पूछ रहे हैं, मान लो, अरे वो भी क्या है, वो भी इजी है। मान लो ये देशांतर 0 डिग्री है ना, पूछ रहा है कि 70 डिग्री वेस्ट पर, 70 डिग्री वेस्ट पर कितना बजा, सुबह के 10 बज रहा है। पूछेंगे 90 डिग्री वेस्ट पर क्या बजेगा, है ना? तो सोचो 70 डिग्री यहां पर होगा, 70 डिग्री पे 10 बज रहा है, क्या 90 किधर होगा, इधर किधर? इधर होगा ना, 90 डिग्री है। अब सोचो पृथ्वी कैसे जा रही है, ऐसे, तो पहले टाइम यहाँ बजेगा, तो 10 यहाँ बज रहा है, तो 90 में 10 बजने वाला होगा ना, तो दो कितना हो गया, कितने का अंतर है, 20 डिग्री, 20 चौको 80, 1 घंटा 20 मिनट, पहले मिला लो, 10 से 1 घंटा 20 मिनट कितना हो गया, 8 घंटा 40। हाँ बस सोचो ना, कैलकुलेशन थोड़ी ना कोई बहुत बड़ी 20 गुना 4 कैलकुलेशन करोगे, ये सोचना पड़ेगा सिर्फ। तुम्हें पृथ्वी के घूर्णन पता है और तुम ये सोच पा रहे हो कि 70 डिग्री पे पहले टाइम बजेगा, 90 में बाद में, तो कर लोगे। नहीं तो यहाँ पे 50 पे पहले बज चुका होगा ना, नहीं सोच पाए, तो जब बज चुका होगा तो उसमें 1 घंटा 40 20 मिनट जोड़ देना। ठीक है, लास्ट टॉपिक बताओ जल्दी से। हो गया था, चलो अब हेडिंग आ लो। हाँ ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से जलवायु विज्ञान शुरू हो रहा है। अभी जलवायु विज्ञान को समझने से पहले हमने क्या समझा, पृथ्वी की स्थिति, अक्षांश और देशांतर, ये समझ गए ना, क्लियर हो गया। उसके बाद अब आज जो टॉपिक है, यहाँ से बेसिकली जलवायु विज्ञान की शुरुआत होगी। ठीक है, यानी कह लो वायुमंडल, वायुमंडल और उसकी परतें, वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यदि कोई आपसे पूछे कि वायुमंडल क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या है वायुमंडल? अरे वायुमंडल क्या है, तुम्हें नहीं पता? 6, 7, 8 तुम यही सब पढ़ते आ रहे ना। क्या है वायुमंडल? अनर्थ हो जाएगा यार। वायुमंडल गैसेस, क्या सिर्फ गैसेस होंगी? नहीं होंगी, यानी गैसेस प्लस वाटर वेपर, जलवाष्प प्लस डस्ट पार्टिकल्स, इनके कंपाउंड से बनता है वायुमंडल। ठीक है ना, यानी स्थल मंडल के ऊपर अनंत सीमा तक, ऊपर जाकर अनंत सीमा तक हमें वायुमंडल प्राप्त होगा। ठीक है, विभिन्न परतों में इसको विभाजित किया गया। हालांकि कुछ किताबों में लिखा 460 किलोमीटर पर वायुमंडल का एक्सोस्फीयर दिखाई देगा तुमको,
लेकिन क्या वास्तव में 460 किलोमीटर के बाद कोई परत नहीं होगी? होगी ना। उस परत के आगे जाने के लिए हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो कहीं कहीं लिखा है 460 किलोमीटर, लेकिन इसके ऊपर भी कोई ना कोई परत या एक्सोस्फीयर ही स्प्रेड हुआ होगा ऊपर तक। ठीक, देखो वायुमंडल में क्या क्या है? गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। तो जब होंगे तो इनका कोई यूज होगा। अच्छा, वायुमंडल में कितनी गैसेस हैं? बहुत सारी गैसेस हैं। सबसे ज्यादा गैस कौन सी है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? इसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। यानी पूरे वायुमंडल का जितनी गैसें हैं उसका लगभग लगभग 99% दो गैसों ने ही कवर कर रखा है। इसके बाद तीसरे नंबर की गैस कौन सी है? अनर्थ हो जाएगा, आर्गन। कितना? 0.93%। कितना हो गया? 99.93। तो चौथे नंबर की गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका परसेंट है 0.34%। समझ गए? सॉरी, 0.034%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? यानी लगभग 90% सिर्फ दो गैसों द्वारा कवर है पूरा वायुमंडल, और उसके बाद ना जाने कौन कौन सी गैस है। हाइड्रोजन का सुना होगा नाम, हीलियम, ना जाने कितनी। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अब सोचो, यूपीएससी किसका खेल है? भावनाओं का। पढ़ते समय तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये आना चाहिए। आपके पास सिर्फ चार शब्द हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.34%। इसमें सबसे कठिन क्वेश्चन क्या बन सकता है यूपीएससी के हिसाब से? नहीं बनेगा इतना सरल, वो फंसाएगा कथन पूछ के। स्टेटमेंट 1 कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर की सर्वाधिक गैस है। स्टेटमेंट ठीक है? गलत हो जाएगा ना। लेकिन वहां पर क्या लगेगा? ये पढ़ा तुमने, सिर्फ नाइट्रोजन पढ़ा और ऑक्सीजन पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद तुमने स्टेटमेंट को मान लिया सच और आगे बिना पढ़े हुए टिक कर दिया, अनर्थ हो जाएगा। तो वायुमंडल में क्या है? पहले गैस। गैस में कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वाटर वेपर, जल वाष्प। क्या होती है जल वाष्प? समझते क्या होता है? क्या होता है? हाँ ठीक है। तीसरा क्या है? इसका यूज बताओ। वायुमंडल में इसके होने और ना होने से वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ना होते तो क्या प्रभाव पड़ता? हम्म। तो अगर इमेजिन करो वायुमंडल से डस्ट पार्टिकल हट जाए, क्लियर दिखेगा? तो यानी बुरी चीज है क्या ये? कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, कि क्यों नहीं दिखेगा? क्या? हाँ याद रखना, डस्ट पार्टिकल स्कैटर करते हैं किसको? लाइट को। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सब कुछ दिखाई देता है। अगर ये ना हो तो चारों जगह अंधकार, सूर्य की रोशनी जहां पड़ेगी बस वहीं उजाला। यानी जो सूरज, ये आ रही रोशनी यहां पड़ी तो सिर्फ यही उजाला, लेकिन बीच में तुम्हें क्या मिले? डस्ट पार्टिकल। तो इसने सूरज की रोशनी को क्या कर दिया? स्कैटर कर दिया। स्कैटर से तुम्हें क्या दिखाई दिया? उजाला। एक प्रभाव। और बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? गुड। जल वाष्प जल का
जल का क्या बनना, वाष्प। जल को जब उबालोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प बनकर ऊपर चला जाएगा। ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल ना हो तो इस पानी को, सॉरी जल वाष्प को आधार नहीं मिलेगा। ये जैसे ही इससे कनेक्ट करेगा इसके चारों ओर एक पानी की बूंद का आवरण बना देगा। और जब ये पानी की बूंदें घनी हो जाएंगी तो ये बादल का निर्माण कर देंगे, और बादल बनेगा तब पानी बरसेगा। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। अब सोचो अगर ये इसको बेस नहीं मिला, इस वाष्प को अगर बेस ना मिले तो क्या बूंद के रूप में परिवर्तित हो पाएगा, नहीं। बादल बन पाएंगे, नहीं। इस वजह से ये डस्ट पार्टिकल वायुमंडल में है, जिसकी वजह से यहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, और दूसरा बादल। समझ गए इसका प्रभाव, अगर ना होता तो। चलो अब आ जाओ वायुमंडल में विभिन्न परतें। डायग्राम आधे पेज का बनाना सब लोग साथ। अरे कितनी ठंड लग रही तुमको यार, कहां पर हो, हैं? चलो ये बनाओ, ऐसे ही बनाना, ठीक है। पहले समझ लो, ये हम खड़े हैं, ठीक है। हमारे ऊपर यहां तक इस परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में ट्रोपो स्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर इस परत को बोलते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इस परत को बोलते हैं मध्य मंडल। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना ताकि इसमें बहुत खिचड़ी पकेगी अभी। मेसोस्फीयर। इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, आयन मंडल, और इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। और जब एक्सोस्फीयर आयनोस्फीयर को मिला लें आपस में तो इसको बोलते हैं पूरे को तापमंडल, थर्मोस्फीयर। बैठे हो, गुड। क्या प्रवचन चल रहा है भाई। प्रेमानंद महाराज जी बोलेंगे 1 घंटा, उसके बाद आप लोग ताली बजाकर और प्रसाद चढ़ाकर चले जाइएगा। गुड, लिखो ना लिखो। अब देखो ये हमने क्यों बनाया ऐसे, अब इधर रहने दो, ये क्यों बनाया हमने, यहां पर लंबाई ऊंचाई कम है, यहां पर ऊंचाई ज्यादा, क्यों बनाया। ऐसा तो नहीं कि मास्टर का हाथ कांप गया होगा खींचने में, नहीं। चलो यहां पर इसकी ऊंचाई है 6 से 8 किलोमीटर, और यहां की ऊंचाई है 16 से 18 किलोमीटर। कहां से, कौन सा पॉइंट है ये, तो लिखो 90 डिग्री यानी पोल्स, और ये लिखो यहां पर 0 डिग्री यानी इक्वेटर। बस इसी 0 डिग्री और 90 डिग्री से एक क्वेश्चन बन गया कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा
पोल्स में न्यूनतम और इक्वेटर पर सर्वाधिक होती है। होती है क्यों? गुड, बहुत सुंदर। देखो यहां पर क्या लिखा, 0 डिग्री, यानी विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा सर्वाधिक, जबकि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा न्यूनतम। क्यों? इसको ऐसे समझो, पृथ्वी है ये, पृथ्वी को ऐसे कर लो, ऐसे, तो 90 डिग्री ये हो गया और 0 डिग्री ये हो गया। हो गया? तुमको पता है, अब देखो, अब मत लिखो, अब देख लो। तुमको पता है कि सूरज लंबवत कहां पड़ेगा हमेशा? कहां कहां पड़ेगा? तो सूरज की लंबवत किरणें कर्क रेखा से कभी ऊपर नहीं जाएंगी और मकर रेखा से कभी नीचे नहीं जाएंगी। यानी कहां पर रही हैं? इन्हीं एरिया के बीच में। तो कभी कर्क रेखा पे, कभी भूमध्य रेखा पे और कभी मकर रेखा पर। ऐसे में 24 12 महीने सूरज की लंबवत किरणें इसी क्षेत्र में पड़ेंगी। पड़ेंगी, गर्मी ज्यादा होगी, तो जब गर्मी ज्यादा होगी तो यहाँ की हवा भी गर्म हो जाएगी। हवा गर्म होगी तो ऊपर उठी, सर्वाधिक गर्म इलाका कौन सा? ये वाला। ऊपर उठी, क्या ऊंचाई प्राप्त की? तुमको पता है ना, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं नीचे बैठती हैं। ये पता है कि नहीं पता है ना? चलो, तो यहां पर ऊपर बैठी, ऊपर उठी, यहां पर इस क्षेत्र कैसा है? ठंडा, गर्मी मिल नहीं रही है, हवाएं गर्म होंगी क्या? हवाएं गर्म नहीं होंगी तो क्या ऊपर उठेंगी? तो यहां पर ऊंचाई छोटी। समझ गए? इसी डायग्राम के आगे बगल में जगह हो तो यहां पे डायग्राम बनाना, ये वाला, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिख के क्या लिखोगे कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा इक्वेटर पर मैक्सिमम और पोल्स पर न्यूनतम। क्यों? क्वेश्चन लिख लिया, अभी डायग्राम बना लो। ये क्या है? पृथ्वी। ये कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, और ये पोल्स। सूरज यहां पर है, गर्मी ज्यादा कहां देगा? ऐसे में यहां से जो हवाएं उठेंगी, इतना उठ गई, मुड़ेंगी, कहां बैठ गई? पोल्स पर। फिर उठी हवाएं, कहां बैठेंगी? अब ध्यान दो, ज्यादा एल्टीट्यूड कहां पर है? यहां ज्यादा एल्टीट्यूड है या यहां ज्यादा एल्टीट्यूड है? कहां पर है? तो बस इसको लिख लो, 16 से 18 किलोमीटर। इसको क्या लिखोगे? 6 से 8 किलोमीटर। आगे समझ? इस वजह से क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। अभी सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट निकल आया। दूसरा पॉइंट, तुम यहां खड़े हो, ये क्या होगा? पहाड़। अच्छा, सूरज कहां होगा इसमें? इन परतों में सूरज कहां होगा? अनर्थ हो जाएगा, सूरज इसके बाहर होगा यार। पृथ्वी ऐसी है, 16 से 18 किलोमीटर कौन सी? क्षोभ मंडल। 50 किलोमीटर समताप मंडल, 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 460 किलोमीटर तक एक्सोस्फीयर। तो सूरज यहां होगा कि बाहर होगा? सूरज बाहर है। तुम यहां खड़े हो यहां पे हो, और तुम्हें टेम्परेचर मिला 25 डिग्री। सिर्फ कल्पना है, ठीक है? ये क्या है? पहाड़, एवरेस्ट। तुम एवरेस्ट पे चढ़े और कहां पहुंच गए? यहां पर। अब सूरज यहां इमेजिन करो, कर लिया? तो सूरज के पास यहां पर हो कि यहां पर हो? सूरज के करीब कब पहुंचे? एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद कि धरातल पे चढ़ने के बाद? ठीक है, तो एवरेस्ट पर तापमान में कमी होनी चाहिए कि वृद्धि होनी चाहिए? लेकिन हम करते क्या आ रहे हैं? हम गर्मी में कहां भागते हैं? पहाड़। क्यों? ठंडी मिलेगी। क्या वजह है?
यहाँ पे भी चले जाओ, यहाँ चले जाओ, कहीं चले जाओ। जैसे तुम एल्टीट्यूड प्राप्त करोगे पहाड़ों पे, तुम्हें पहाड़ से नीचे समतल मैदान की तुलना में पहाड़ों में ज्यादा कम टेम्परेचर दिखाई देगा। क्यों? जबकि हम सूरज के पास जा रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? फिर ऐसे में तो गर्म हो जाना चाहिए था पहाड़। अरे पेड़ पौधे क्या, और सोचो, लॉजिक है इसके पीछे, यही कॉन्सेप्ट है, यही जलवायु विज्ञान है। यहां बेहोश है डस्ट पार्टिकल, कैसे? एक क्वेश्चन बना लिया था, विषुवत रेखा पर लंबाई ऊंचाई ज्यादा और पोल्स पर ऊंचाई कम। दूसरा क्वेश्चन इसी बनाओ, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या आया? पर्वतों पर जाने के बाद, अच्छा पर्वत कहाँ होंगे? कहाँ होंगे पर्वत? समताप मंडल में कि क्षोभ मंडल में कि कहाँ पर? क्षोभ मंडल में होंगे। क्यों? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कितनी है उसकी ऊंचाई? 8,850, 8.5 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी? तो सब कुछ यहीं की घटना है ना। चलो ठीक, समझ गए। पर्वतों पर जाने के बाद तापमान में वृद्धि होगी, कमी? कमी होती है। जबकि दूरी को ध्यान में रखते हुए दूरी को ध्यान में, किसके ध्यान में? सूर्य के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर में वृद्धि होनी चाहिए, होनी चाहिए। पीछे क्या लगाओगे इसके? क्यों, काहे लगाओगे? समझो, कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? सूरज, हम कहाँ खड़े हैं? मैदान में। और यहां से क्या स्टार्ट हो गया? माउंटेन, ठीक है। हटा दो, अभी सिर्फ तुलना करो, माउंटेन हटा दो। धरातल है, क्या पूरे धरातल वायुमंडल से घिरा हुआ है? तो वायुमंडल में गैसेस होंगी, होंगी, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल होगा। अब सोचो, दिमाग लगाना, समतल के मैदान पे डेंस एयर मिलेगी या ऊपर जाते समय हवा घनी होगी? यानी डस्ट पार्टिकल गैसेस तुम्हें यहां ज्यादा मिलेंगे कि यहां ज्यादा मिलेंगे? धरातल ज्यादा मिलेंगे ना। तो यानी जब नीचे आओगे तो यहां पे तुम्हें वायु घनी हुई मिलेगी, घनी वायु, ठीक। थोड़ा ऊपर गए तो ये वायु जो जितनी घनी थी उससे थोड़ी कम, और ऊपर गए तो, क्या मेरी भावना समझ पाए? अब सूरज से क्या आया? प्रकाश। प्रकाश कैसे आएगा सूरज से? इसको बोलते हैं इनकमिंग रेडिएशन। इनकमिंग रेडिएशन यानी सूरज से आने वाला प्रकाश हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ में आएगा, ये नेचर है। जो जितना गर्म वो उतना छोटा, ऐसे याद कर लो। क्या लिखोगे? अगर गर्मी ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम ही होगी, ये श्योर है। अब सूरज से आने वाले प्रकाश में गर्मी ज्यादा तो इसका वेवलेंथ कैसा होगा? लॉन्ग की शॉर्ट? लॉन्ग। ये आया। ठीक है, लिख लेना, ध्यान रखना। सूरज से आने वाला प्रकाश कभी भी पृथ्वी को गर्म नहीं करेगा, कभी भी गर्म नहीं करेगा। एग्जाम्पल, इस क्लास में अगर एक चूहा छोड़ दें तो क्या तुम लोग को डिस्टर्ब करेगा कि बिना डिस्टर्ब किए उस दरवाजे से निकल जाएगा? भाई हम पढ़ाना नहीं बंद कर दें, ये ऐसे जेब में जो हाथ रख के बैठो ना, कसम से दिमाग खराब है। ये ऐसे बैठने का तरीका बिल्कुल लगता नहीं कि आप स्टूडेंट हैं। ऐसे, ये मुजरा चल रहा है क्या? मुजरा कर रहे हैं? कहाँ थे? नहीं वो हम ठाकुर, तुम ठाकुर हो और हम वो हैं क्या बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचा। क्या चाहते हो भाई?
जब तक तुम्हारी मेरी सांस चलेगी तब तक तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। यूपीएससी ये सब चीजें, आप पहले दिमाग से मैच्योर हो जाएं। ये लौंडप्पन में पेपर नहीं निकलने वाला, सिंपल सी बात है। तुम्हें ठंडी मनानी है, तुम्हें बरसात मनानी है, इस लौंडप्पन से पेपर नहीं निकलेगा, फिर से बता रहे हैं। आप ऐसे बैठे हैं, ओहो, सिगरेट भी चला लो, एक गजरा दो यहाँ बांधे हम, नाचने लगे गजरा के। कहाँ थे भाई साहब? हाँ, तो हाँ, इनकमिंग रेडिएशन भूल गए क्या था यार, क्या चल रहा था? ठीक है, अब यहां पर वायु ज्यादा डेंस है, इसकी तुलना में यहां कम और कम। सूरज गर्म है, प्रकाश आएगा तो शॉर्ट वेवलेंथ से आएगा, आएगा, आया। अब सोचो, सिर्फ इमेजिन करना, जब ये इसकी तरंग है छोटी है, तो ये डस्ट पार्टिकल गर्म करेगा कि बिना गर्म किए चुपचाप निकल जाएगा? इस क्लास में, भरी क्लास में, मतलब चूहा छोड़ दें तो क्या तुम लोग को मतलब आतंक मचा के जाएगा क्या बाहर? नहीं जाएगा ना, चुपचाप तुम्हारे पैरों के बीच से निकल के निकल जाएगा। किसी को डिस्टर्ब किया उसने? ठीक वैसे ही अब इमेजिन करो इस क्लास में हाथी छोड़ दें तो तुमको पैरों के तले कुचल देगा। हालांकि कुचल देना चाहिए आप लोग को, तुमको सूंड से दो चीर देगा, चीर देगा, यानी पूरी क्लास की ऐसी तैसी कर जाएगा, हो जाएगा। अब सोचो, जब ये इनकमिंग रेडिएशन आया तो क्या इसने पृथ्वी को गर्म किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वेवलेंथ छोटी है, चुपचाप आया और वापस चला गया। लेकिन अब जब पृथ्वी कुछ एक्सेप्ट कर लेगी, जैसे तुम्हें लगी है 3 रोटी की भूख और तुम्हारी मम्मी ने भेज दिया 30 रोटी, कितनी खाओगे? 27 रोटी क्या कर दोगे वापस? जब आपने वापस किया, यानी पृथ्वी ने जो, जिसको पृथ्वी को जितनी आवश्यकता थी उसको एक्सेप्ट कर लिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रूप में और वापस भेज दिया। तो जब वापस भेजेगा प्रकाश तो कैसे गया? लॉन्ग वेवलेंथ। यानी एक समझ लो बंच है गैस का, अब ऐसे कोई आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये गैस को पूरी तरह से गर्म करेगी नहीं करेगी? छोटी एक ऐसे सोचो, ये पृथ्वी है, छोटी वेवलेंथ था सूरज से, ऐसे बिना ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे करते आई, कहां पे हिट किया इसने? पर्टिकुलर एक जगह ना, जितना लेना था ले लिया, बाकी कैसे वापस करेगी? लॉन्ग वेव से। अब सोचो कोई ऐसी चीज आ रही है, यहां हिट किया, ऐसे ऐसे चल रही है, तो पृथ्वी के अधिकांश भाग को उसने गर्म किया ना। यानी इस वायुमंडल में बीच में बैठा, छुप के बैठा कौन है? CO2 की एक आदत है, CO2 जैसे ही प्रकाश वापस जाएगा इसको ट्रैप करने का काम करेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले हमको गर्म करो। कौन कहेगा? यानी जैसे जैसे हम ऊपर गए तुम्हें ये डेंस डस्ट पार्टिकल नहीं मिलेंगे, इस वजह से जब नहीं मिलेंगे तो लौटता प्रकाश इनको गर्म, इस वजह से पहाड़ों पर जाते समय हमें ठंडी का अनुभव होता है। आ गई बात समझ में? एक चीज और लिखना यहां पर, क्षोभ मंडल में जब तुम यहां से ऊपर जाओगे, यहां से ऊपर या यहां से ऊपर, तो हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड में ह्रास दिखाई देगा। टेम्परेचर में कमी, ह्रास मतलब कमी होता है यार। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तुम्हें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। समझ गए? पक्का? इसी को जब चेंज करोगे तो ये लिख के आता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर। ये हो या ये हो, दोनों सही है, ठीक है। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम मिलेगा तुम्हें जैसे तुम यहां से 1000 मीटर ऊपर चले गए। 2000 गए तो 13 सेंटीमीटर, 3000 मीटर गए तो 6, 19, 19.5। ऐसे जैसे आप यहां पहुंचेंगे, यहां पर आपको मिल गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा, अच्छा ये मत सोचना कि यहीं पे क्षोभ मंडल खत्म होगा, ज्योग्राफी है, जो चीजें करेक्टर यहां पे वो हो सकता है यहां भी हो, मिक्स होता ना, इसको ट्रांजिशन फेज बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि यहां 23.5 डिग्री से गर्मी खत्म,
24 डिग्री में खड़े होगे तो ठंड लगने लगेगी, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि भारत कहाँ पर है याद करो, 23.5 डिग्री बताया था, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि जैसे तुम 30 डिग्री पे चले गए तो तुम ठंड के बाद कांपने लगोगे, क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज है ज्योग्राफी में, बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो यहां पर 0 डिग्री, यानी जैसे ऊपर गए टेम्परेचर में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। तो तीसरा पॉइंट, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आएगी, जैसे जैसे ऊपर गए आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। समझ गए? इसको टर्बुलेंस जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टर्बुलेंस जोन। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। अब हम 3000 मीटर ऊंचाई पर हैं। फ्लाइट पे सफर किया है? नहीं किया तो पिक्चर तो देखी है, पठान देखी ना? नहीं देखी? अपनी सीट की बेल्ट बांध लो, शाहरुख खान आ रहे हैं। तो ये क्यों क्यों टर्बुलेंस क्यों? दिमाग लगाओ, ये डिस्टर्बेंस क्यों होता है, फ्लाइट क्यों हिलती है? याद रखना, जहाज यहीं उड़ेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जहाज जो है, जहां पे डोमेस्टिक प्लेन्स हैं, कहाँ उड़ेंगे? तुम्हें दिल्ली से यूएसए जाना है, कहाँ कैसे जाओगे? क्षोभ मंडल में सफर करोगे, समताप में? क्षोभ में। दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से अहमदाबाद जाना किस में करोगे? क्षोभ में। यानी हवाई जहाज जो डोमेस्टिक हैं, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कहाँ उड़ेंगे? क्षोभ मंडल में। याद रखो, इसी को क्या बोलते हैं? टर्बुलेंस जोन। काहे? अरे चील कौवा कहाँ उड़ेगा? धूल कहाँ ज्यादा? तूफान कहाँ आएंगे? गर्मी सर्दी का परिवर्तन कहाँ होगा? इसीलिए टर्बुलेंस बोल रहे हैं ना। अच्छा, चोंच लड़ जाए कौवे की हवाई जहाज में, हिल जाएगा, तो टर्बुलेंस कहाँ आएगा, यहाँ की यहाँ? इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टर्बुलेंस जोन। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा जाएगा हवाई जहाज कहाँ उड़ते, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल। आ गया? और क्षोभ मंडल में क्या हो सकता है? ठीक है, ऊंचाई पे जाने पे तापमान कम। दूसरी परत कौन सी है? अच्छा, एक चीज और है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे पृथ्वी की ग्रेविटी कम होगी, सूरज की ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। जो डिपेंड कर रहा है वो किस पर? कार्बन डाइऑक्साइड पे कर रहा है। अभी इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे ना तो बहुत अंदर से जाके पढ़ाएंगे इसको, उसके लिए मत परेशान हो। अभी सिर्फ ये दिमाग रखो, वायुमंडल 3 चीजों से बना है, गैसेस, वाटर वेपर तीसरा, और तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। ऊपर जाने पर इसमें टेम्परेचर में कमी आएगी। एक चीज और, यहां पर क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है और यहां पर, तो ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉस। ट्रोपोपॉस। तो पूछेगा ट्रोपोपॉस क्या है? विभाजन रेखा बोल सकते हो, या क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत और समताप मंडल की सबसे निचली परत। या ट्रोपोपॉस कहां पाया जाएगा? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में। समझ गए ना? इसी तरह से अब जैसे ये नाम पहचान लिया तुमने, तो यहां भी एक है, इसको क्या बोलेंगे? देखो, इस सीमा को क्या बोला? क्षोभ, ट्रोपोपॉस। क्या गया? ट्रोपोपॉस। ये कौन सी रेखा है? समताप, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपॉस। नहीं बोलेंगे? इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? मीसोपॉस की हाँ, मीसोपॉस की सबसे आखिरी वाली, तो मीसोपॉस। समझ गए ना? नामकरण खूब अपने आप से सोचा करो ना। जब इसको ट्रोपोपॉस बोल दिया है तो बट ऑब्वियस था कि इसको स्ट्रेटोपॉस बोला जाएगा, बट ऑब्वियस है इसको मीसोपॉस बोला जाएगा, बट ऑब्वियस है इसको आइनोपॉस बोला जाएगा। समझ गया ना मेरी बात? चलो अब आ जाओ कहां पर, कौन से मंडल पर? समताप मंडल। ध्यान रखो, पहला पॉइंट लिखो, शुरुआत में इसमें ऊंचाई में जाने पर तापमान या तो स्थिर रहता है या कम होगा शुरुआत में। लेकिन जैसे ही यहां पे कहां खत्म हुआ, हम 18 किलोमीटर है, तो 20-25 किलोमीटर मान लो ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होगा या स्थिर होगा। लेकिन अंतिम ऊपरी सीमा को प्राप्त करते करते यहां पर फिर तापमान में वृद्धि हो जाएगी। क्या बोला हमने?
क्या बोला हमने? क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर लगातार तापमान में कमी आएगी, श्योर है। समताप मंडल में पहले शुरुआत में जब ऊंचाई में जाओगे तो तापमान या तो स्थिर रहेगा या कम होगा। 0 से -10 हो सकता है, -5, -8, लेकिन एक सीमा के बाद समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। क्या खुजली होगी यहां पर कि तापमान में पुनः वृद्धि हो रही है? दिमाग लगाओ। खैर छोड़ो। यहां से नीचे से लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऊपर, यानी समताप मंडल के लगभग बीचों बीच में एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोन, ओजोन परत। उल्टा हो गया, चलो वापस कर लो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये है ना, तो यहां से ऊपर गए 16 किलोमीटर तो ये पाया, और ऊपर गए तो 20 से 25 किलोमीटर के बीच एक परत पाई जाती है जिसका नाम क्या है? ओजोन परत। ये वाली परत कौन सी है? ओजोन। अब सोचो, दिमाग लगाओ, ओजोन परत से तापमान में कैसे वृद्धि हो रही है? ओजोन परत सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेसेस को, जिसमें से सबसे खास कौन सी है? अल्ट्रावायलेट बी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब रेस को एब्जॉर्ब करके उसको नीचे नहीं आने देगी, तो जब यहीं रोक देगी तो हीट हो जाएगी। इस वजह से ये वाला हिस्सा, समताप मंडल का ये वाला हिस्सा गर्म हो जाता है। आवे की जावे, पक्का। समताप यानी यहां पर बहुत स्थिर दशाएं हैं वायु की, यहां पे ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलेंगी। इसीलिए जितने बड़े रॉकेट्स हैं, फिर से क्या बना रहे हैं हम? रॉकेट्स कहां उड़ेंगे? उनको टर्बुलेंस नहीं चाहिए ना, वो अगर पर यहाँ पे चील कौवा आ गया तो चील कौवा सब यहीं मिलेगा। इस वजह से हवाई जहाज टर्बुलेंस होता है, लेकिन रॉकेट्स में टर्बुलेंस नहीं आता। समझ गए? 2 पॉइंट पता चला कि समताप मंडल में पहले ऊंचाई पर जाने पर तापमान या तो समान होगा या कम होगा, लेकिन ओजोन लेयर जहां मिली उसके ऊपर जाने पर हमें वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? चलो, ओजोन परत का काम क्या है ये बात की बात है, लेकिन अभी देख लो कि अल्ट्रावायलेट रेस 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी। ए तुम्हारे सर पे पड़ेगी, सी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती, ये सूरज है आई और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। तो सी की जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट है, वो पृथ्वी के धरातल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो क्या नुकसान पहुंचाएगी? ए लॉन्ग वेवलेंथ है, ये धरती ये आएगी तो यहां तक पहुंच जाएगी, तुम्हारी खोपड़ी में गिर जाएगी। तो स्किन डिजीज, स्किन कैंसर, ये सब किसकी वजह से होते हैं? यूवी ए से। और सबसे खतरनाक, अगर ये धोखे से भी आ गई तो लंका लगा देगी पूरी पृथ्वी की। कौन सी? यूवी। इस वजह से भगवान ने ओजोन परत कहां लगा दी? यहां पर। तो इसको बचाना हमारा काम है, हम सत्यानाश कर रहे हैं। क्यों? CFC, HFC, ये सारी गैसेस कहां से निकल रही हैं? यहां से। हम कुकर्म करते हैं और इसमें छेद कर रहे हैं। छेद नहीं, ओजोन डिप्लीट हो रही है, यानी इसकी मोटाई पतली हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये, हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1986 ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए काफी व्यापक प्रयास कर लिए और पुनः उसकी मोटाई को प्राप्त कर लिया, तो खतरा टल गया है कुछ समय के लिए। आवे की जावे आ गया। तीसरा मंडल मध्य मंडल। तापमान वृद्धि हो रही ना, आते आते फिर ये 0, 4, 5 पहुंच जाएगा। 0 यहां था, माइनस में पहुंचा, फिर बढ़ने लगा तो क्या पहुंच जाएगा? 0 या 10, 5, 6। लेकिन जैसे जैसे आप मध्य मंडल में ऊंचाई में जाएंगे बहुत तेजी से टेम्परेचर में कमी आएगी, और यहां पर ऊपरी सीमा पर -80 से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हें पाया जाएगा। तो पूछागा वायुमंडल की परत में सबसे ठंडी परत कौन सी? मध्य मंडल। ये वाली परत कौन सी हुई? सबसे ठंडी कौन सी है? यहां पर -80 से -90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाएगा। ठीक है, पक्का? उल्का पिंड सोच पा रहे हो? पृथ्वी की तरफ जो आते हैं टकराते हैं, जैसे ही इस परत में प्रवेश करेंगे ये जलना शुरू कर देते हैं।
उल्कापिंड देखो कैसे, पृथ्वी कितनी गति से चल रही है, बहुत तेज, लगभग पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी तेज से घूम रही है, 24-25 हजार किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, लगभग। और सूरज के चक्कर चारों चक्कर कितने लगा रही है, 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। तो सोचो, इमेजिन को इसकी स्पीड कैसी होगी, बहुत तेज। ऐसे में पृथ्वी से कोई चीज निकलना आसान है, निकल जाओगे, तेज घूम रहा है तो यहां से निकल जाओगे, छटक के वहां गिरो वो बात अलग है, लेकिन निकलना आसान है। अब सोचो, लेकिन इतनी तेज स्पीड से अगर कोई पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी कह रहा है कोई भी चीज घूम रही है, तो ये घर्षण बनाएगी, फ्रिक्शन कितना तगड़ा होगा, बहुत तेज। अब ऐसे कोई उल्का पिंड आया, इस घर्षण की वजह से क्या ये इसमें अंदर आराम से आ जाएगा, नहीं आएगा, तो उल्का पिंड में प्रेशर लगाएगा और घर्षण इसको बाहर धकेलेगा। ऐसे में दोनों के बीच लड़ाई होगी, उल्का पिंड बहुत तेज गर्म हो जाएगा और मध्य मंडल आते आते ये जलना शुरू। तो पूछा गया एक बार कि उल्का पिंड पृथ्वी की किस परत पर आकर जलना प्रारंभ करते हैं, मध्य मंडल में। उल्का पिंड जलते हुए नहीं आता है, जहां से टूटा उल्का पिंड क्या है, कोई टूट के गिरा और पृथ्वी की तरफ आने लगा, उसके गुरुत्वाकर्षण बल ने उसको खींचा लेकिन क्या वो जलते आ रहा है, नहीं, वो यहां पे आएगा तो जलेगा नहीं, यहां आएगा तो जलेगा नहीं, लेकिन हाँ यहां आएगा तो जलेगा नहीं, लेकिन यहां आएगा तो जलना शुरू कर देगा। समझ गए, खाओ कसम। फिर तुम्हारे दिमाग में ये क्यों नहीं आया जब उल्का पिंड जल रहे हैं तब भी इसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है? हाँ बस बस बस, इतनी उल्का पिंड एक गिरा, 40,000 साल तक गिरा ही नहीं, यहां गिरा, तो उल्का पिंड गिरने से इसका टेम्परेचर कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा। आगे बात, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लगातार आप टेम्परेचर में कहां पहुंच रहे हो, सूरज के पास पहुंच रहे हो, तो वृद्धि होगी कमी आएगी, बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। आ गई बात समझ में, कितनी परत, हाँ मध्य मंडल से -80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां तक तो -80 बहुत ठंडा है, लेकिन जैसे ही हम आयनोस्फीयर में आएंगे जैसे ही हम एक्सोस्फीयर में आएंगे, यहां पर टेम्परेचर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ गए? एक क्वेश्चन बता आना चाहिए। अरे पागल है क्या, पोल तो ये है, हाँ अबे अनर्थ हो जाएगा। हम ऐसे सोच रहे हैं पृथ्वी को इस समय, पोल यहां पे है, क्षोभ मंडल यहां पर है, क्षोभ मंडल यहां, स्ट्रेटो यहां पर है, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद एक्सोस्फीयर, उसके बाद सूरज है। समझ गए? तो पोल वोल का कोई मतलब नहीं है, पोल तो यहां छूट गया ना। चलो हाँ थोड़ा सा साइंटिफिक है, समझ जाओगे ये बात है। इस परत पे जो भी परमाणु है वो सिंगल मॉलिक्यूल्स वाले हैं, इसको बोलते हैं मोनो मॉलिक्यूल्स। मोनो सिंगल मतलब इनमें परमाणु में एक अणु होता है, ठीक है। अब देखना यहां क्या खेल है, सूरज से क्या आ रहा है, सोलर फ्लेयर्स, सूर्य की किरणें आ रही हैं। यहां पर जैसे तुम आयनोस्फीयर में पहुंचे, आयनोस्फीयर, आयंस, आयन समझ पढ़ा है कभी, आयन एक प्लस होता है एक माइनस होता है, Na प्लस और Cl माइनस, ये मिलेगा तो क्या बना देगा, NaCl। तो प्लस वाला जो लिया उसमें प्लस आयन, और जिसने दिया, बात समझ गए ना, ये तो केमिस्ट्री की बात है, इस पे ज्यादा नहीं चलाएंगे, लेकिन आयन समझ गए ना। अब सोचो यहां पे आयंस घूम रहे हैं, ये क्या है, इसको मान लो प्रोटॉन मान लो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं और चारों इसके चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे जैसे ही यहां आया सूरज की प्रकाश की किरणें सामने आ गई, जैसे ही ये पड़ेंगी इसमें क्या कर देगा, ब्लास्ट, यानी इसको ब्लास्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन छटक के कहीं और चला जाएगा, चला गया, किसी और के साथ क्रिया करेगा। लेकिन ये छटक के जो गया है, लेमन लैंग्वेज बता रहा है, केमिस्ट्री नहीं बता रहा है, ये छटक के गया, तो छटक के जाने पर ये एनर्जी रिलीज करेगा, और तुमको पता है जब एनर्जी रिलीज होगी तो गर्मी बढ़ जाएगी। पकड़ पाए, पक्का?
ये थोड़ा साइंटिफिक था, हालांकि हमने समझा दिया ना, समझ गए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन में प्लस आवेश। केमिस्ट्री मत घुसड़ाओ उनको। इसका प्लस, इसका जीरो, कोई आवेश नहीं, और इलेक्ट्रॉन का माइनस। तो प्लस और माइनस की वजह से ये इसके चारों चक्कर लगाने लगेगा। इसकी एनर्जी अलग है, इसको धक्का देगी, लेकिन ये इसके पास आएगा। तो पास जब दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा तो आपस में चक्कर लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है क्योंकि इस समय यहां की स्थिति क्या है, मोनो मॉलिक्यूल्स एक है। तो जब ये यहां आया तो यहां पे सूरज की किरणें पड़ी, छटक गया, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास जाके चला गया। जैसे गया, इस जाने के क्रम में इसने क्या कर दिया, एनर्जी रिलीज। एक परमाणु ने एक एनर्जी रिलीज की, ऐसे कई सारे परमाणु होंगे, तो एनर्जी रिलीज करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी तो हीट भी बढ़ जाएगी। हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी। सिंपल था, समझ गए, पक्का। अब ये याद कैसे रखना है लंबे समय तक, तो देखो, सबसे पहला एक्सोस्फीयर, ऊपर से आओ, उसके बाद आइनोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटो, उसके बाद ट्रोपो। क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है? तो बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर से याद रख लेना। इसलिए अंग्रेजी में नाम लिखना आवश्यक है। हिंदी में क्या आएगा इसका, बहिर्मंडल। अब इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे ना, इस वजह से EIMST ऊपर से नीचे में आने पर ये तुम्हें वर्णमाला के अनुसार मिलेंगे, तो याद हो जाएगा। समझ गए। एक चीज और, थोड़ा सा और, कहाँ गए, यहां पर समताप मंडल है। समताप मंडल में धूल कण तो हैं, तो यहां भी बादल बनेंगे, लेकिन उन बादलों को बोलते हैं नेक्रस क्लाउड्स। हाँ, इसीलिए बादल जो बन रहे हैं यहां बन रहे हैं, लेकिन कुछ तो धूल के कण है ना, तो जो धूल के कण है वो जलवाष्प को इकट्ठा करके बूंद बनाएंगे, तो नेक्रस क्लाउड का निर्माण कर देंगे। नेक्रस क्लाउड को बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स। तो पूछा जाएगा कहां पाए जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, समताप मंडल में। समझ गए, पक्का। अच्छा बताओ, मध्य मंडल में क्या होगा, कुछ धूल के, इतना सटीक कैसे बोल सकते हो तुम, होंगे लेकिन कम होंगे। तुलना करना है, ज्योग्राफी में तुलनात्मक होगा, ये मत बोलना कि नहीं होंगे, नीचे की अपेक्षा कम होंगे। क्षोभ मंडल की तुलना में धूल कण यहां कम और इनकी तुलना में धूल और कम, लेकिन नहीं होंगे, ये अनर्थ हो जाएगा ना। ठीक, अब देखो, जब समताप मंडल में कुछ धूल कण है तो उन्होंने नेक्रस क्लाउड का निर्माण कर दिया, और जब मध्य मंडल में धूल कण है तो उन्होंने कौन से बादल का निर्माण किया, लिख लो, नेकोलूसेंट। दो लिख लो। तो नेकोलूसेंट कहां पाए जाएंगे, मध्य मंडल में, और नेक्रस क्लाउड्स कहां पाए जाएंगे, समताप मंडल में। लूसेंट से याद रखना, आगे वाला नाम हमें भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इस समय, शायद यही है। लूसेंट याद रखना, मध्य मंडल। अरे यार ठीक है, ये यहां लिख लो भाई, अरे सारा खेल भावनाओं का। नेकोलूसेंट, यहां पर नेक्रस क्लाउड्स, नेक्रस क्लाउड्स। ज्यादा हौच पौच हो गया क्या, ठीक है ना, ये था, याद रखना आप ये 0 90, यहां पर ऊंचाई कम, यहां पर ऊंचाई। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। अब वो मध्य मंडल में पड़ेगा, नेकोलूसेंट मध्य मंडल। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है, हाँ गलत है, लेकिन जब ये बार बार चीजें याद रखोगे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझोगे, तब कॉन्सेप्ट याद होगा तो क्लियर बता दोगे, नहीं याद हुआ तो, समझ गए ना। चलो, अब ये सब चीजें आपको सिरे से एक एक स्टेप से याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। चलो, नोट्स कैसे बनाओगे,
क्लास को पॉज कर लो, अगर आपको थोड़ा एफर्ट डाल के ठीक चीजें मिल रही हैं तो थोड़ा एफर्ट डाल लो, ठीक है ना। चलो मिलते कल, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे, हाँ ठीक। और कुछ है क्या, एक बार देख ले। हाँ ये ऊंचाई देख लो, ये 16 किलोमीटर यहाँ तक, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, कहाँ से, जीरो से, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ तो 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर जीरो से चलेगा यार। और यहाँ पर 460 किलोमीटर, कहीं कहीं 540 किलोमीटर लिखा है ऊंचाई, एल्टीट्यूड। 18 किलोमीटर थे क्षोभ मंडल, 50 किलोमीटर से समताप मंडल, 100 किलोमीटर तक मध्य मंडल, और 460 या 540 किलोमीटर तक एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में ही दो भाग, एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला, थर्मोस्फीयर। यानी जब एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर ना दिया हो तो क्या दिएगा, इसकी चौथी परत। वायुमंडल की कितनी परतें हैं, एक क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। तो कुछ किताबों में 5 परतें हैं, कुछ किताबों में 4 परतें हैं। कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, इन दोनों मिला दिया गया, ठीक है। तो ये मत सोचना, कंफ्यूज मत होना। अब जहां ताप मंडल पढ़ाया जाएगा तो ताप मंडल 2 भागों में तोड़ देगा वो लिखने वाला कोई किताब, हमने पहले तोड़ दिया, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है ना। तो आपको चाहे 4 परत दिखे चाहे 5, पढ़ना आपको आयन स्फीयर और एक्सोस्फीयर अलग से है, ठीक। चलो मिलते हैं कल।